तो आज अपन पढ़ेंगे कॉलम। ठीक है। हाँ, ऐसा में जैसे अपने C 201 में है कॉलम का चैप्टर। और कॉलम के बारे में थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया था, तो नीचे अपन फिर वापस से थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन का मतलब जिसको अपन कंप्रेस कर सकते हैं, दबाव जिस पे लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर जिसको, यदि एक्सली लोडेड का मतलब क्या होता है? एक्सली लोडेड का मतलब ये होता है कि जो उसकी मेन एक्सिस जो सेंट्रोइड सीजी से पास होती है, उसके सेंट्रोइड से जो पास होने वाली एक्सिस है, उसी एक्सिस पे यदि लोड को लगाया जाए, ऐसे कंप्रेशन मेंबर को अपन बोलेंगे कॉलम। ठीक है। अब कंप्रेशन मेंबर को अपन तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर, दूसरा है इंटरमीडिएट कॉलम्स या लॉन्ग कॉलम्स। शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर या कॉलम्स कौन से होंगे? ऐसे कॉलम जो कि क्रशिंग के अंदर फेल हो जाएंगे और उनमें बकलिंग नहीं होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रैशिंग और बकलिंग क्या होती है। जैसे कोई भी कॉलम होता है, वो अगर आपका, अगर ऊपर से अपन उसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, दबाव बल जिसके ऊपर लगाते हैं, तो वो एक तरीके से क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, विदाउट बकलिंग हुए। मतलब बकलिंग एक अलग फैक्टर है। बकलिंग में क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा अपन ने गलत लिख रखा है, ये बकलिंग है, ये यहाँ पे आपके दूसरा जो बी पार्ट है वो आपका बकलिंग का है। ये बकलिंग है। प्रेसिंग है वो आपका पहला पार्ट है। ठीक है। तो आप बकलिंग वाला जो ये जो सेकंड है, ये अपना, ये बकलिंग, ये क्रसिंग है। तो बकलिंग में क्या होगा? बकलिंग के अंदर क्या होगा? ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा बीच में से ये शेप। अगर ये कॉलम की लेंथ अगर ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा होती है, तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। उस केस में अगर अपन इधर से भी लोड लगा दें, ऊपर से भी और नीचे से भी अगर उसको अपन लोड लगा दें, तो ये बकलिंग हो जाएगी इसके अंदर और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा बीच के अंदर से। तो जैसे ही डिफ्लेक्ट होगा तो ये बकलिंग के केस में फेल हो जाएगा। बकलिंग के केस में आते ही ये टूट जाएगा, तो उसको अपन बकलिंग बोलेंगे। तो ये बीच में से जैसे डिफ्लेक्ट हो सकता है, ये यहाँ से इतना अमाउंट है, ये मेन एक्सिस से डिफ्लेक्ट हो गया, इस पोर्शन को अपन बकलिंग बोलते हैं। इंटरमीडिएट कॉलम्स में क्या होता है? क्रशिंग और बकलिंग दोनों ही फैक्टर से कॉलम फेल होते हैं। जो कि लॉन्ग में क्या होगा कि लॉन्ग में बकलिंग से ही फेल होगा, आपको ना क्रशिंग से फेल नहीं होगा। यानी बकलिंग मेन फेल इसका क्राइटेरिया रहेगा लॉन्ग कॉलम के अंदर। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग कॉलम में डिफरेंस है। डिफरेंस है जब फेलर होने के हिसाब से अपन बताएं तो शॉर्ट कॉलम है वो क्रशिंग में ही फेल होते हैं। इंटरमीडिएट कॉलम्स हैं वो आपके क्रशिंग और बकलिंग दोनों में फेल होते हैं। लॉन्ग कॉलम है वो आपके मैक्सिमम वो बेंडिंग के आने के कारण बकलिंग के अंदर फेल हो जाते हैं। यदि बात करें क्रिटिकल लोड कम्बिनेशन की, तो एक लोड जिसमें अगर कोई भी कॉलम फेल होता है, तो वो डिपेंड करता है कि मेंबर की डायमेंशन क्या है और उसकी एंड कंडीशंस क्या है। एंड कंडीशंस है वो अभी आपको मैं अलग से ही पढ़ूंगा। एंड कंडीशंस का मतलब है कि जैसे यदि कोई कॉलम है, अगर ये दोनों साइड से फिक्स्ड है, यानी यहाँ से अगर अपन उसका ना तो डिफ्लेक्शन, एंड से ना तो अपन उसको डिफ्लेक्ट होने दे और ना ही आप उसकी डायरेक्शन को चेंज होने दे, तो इस केस में क्या होगा? ये कॉलम ऊपर से भी डिफ्लेक्ट भी नहीं हो सकता, यहाँ से रोटेट भी नहीं हो सकता, तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। एंड कंडीशन भी डिपेंड करती है। एंड कंडीशन में जैसे अगर अपन ने सपोज करो इसको रोटेट के लिए तो फ्री कर दिया, लेकिन डिफ्लेक्ट के लिए फ्री नहीं किया एंड को, इसका मतलब क्या है? ये इस तरीके से पूरा का पूरा बेंड हो जाएगा। इस केस में क्या होगा? ये बेंड होने के लिए यहाँ से इतना ही बेंड होगा, फिर एंड पे कोई रोटेशन नहीं होगा, बीच में से यहाँ आके इतना बेंड हो जाएगा। इसी तरीके से यदि अपन इसको फ्री छोड़ देते हैं ऊपर से, अगर अपन इसको फ्री छोड़ देते हैं, नीचे से फिक्स कर देते हैं इसको इस तरीके से, तो ये क्या होगा? ये ऐसे इस डिस्प्लेस्ड भी हो जाएगा और रोटेट भी हो जाएगा, ऊपर से दोनों ही काम होंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्ट दोनों इस केस में हो जाएंगे। ठीक है। तो मेंबर की शेप क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। शेप में इसका एरिया भी आ जाता है, इसकी लेंथ भी आ जाती है और इसकी डायमेंशन भी, शेप भी आ जाती है। शेप रेक्टेंगल है, सर्कुलर है, और लेंथ में बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है, और यदि एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना है। ठीक है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि
ये चीजें भी आपके क्रशिंग के अंदर क्रिटिकल लोड के कंडीशन बकलिंग बकलिंग होने में ये फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है। एंड कंडीशंस की बात करें तो क्या है, एंड कंडीशन जैसे मैंने बता दिया कि दोनों एंड फिक्स्ड हैं या एक फिक्स्ड है कि हिंज्ड है। ये डिपेंड करता है कि एंड हम वो डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं कि रोटेट हो सकते हैं इस केस में। अब कुछ कॉलम हैं जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे अगर अपन उनको एज ए स्टील कॉलम्स कहते हैं। और वो रोल्ड स्टील के सेक्शन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गर्डर टाइप में आई सेक्शन होता है, चैनल टाइप के जो स्टील के सेक्शन होते हैं, बॉक्स टाइप के टेबल बॉक्स टाइप के सेक्शन होते हैं, इनको सब एज ए कॉलम यूज किया जाता है, तो अपन इसको स्टेंशंस बोलते हैं। स्टेंशंस का मतलब ये होता है कि ये स्टील के स्ट्रक्चर जो कि को बिल्डिंग के अंदर एज ए कॉलम काम में लिए जाते हैं, उनको स्टेंशंस बोलते हैं। पोस्ट भी अपन कॉलम को बोलते हैं, जहाँ ब्रिज होते हैं, ब्रिज के गर्डर होते हैं। तो ब्रिज के गर्डर के जैसे इस तरीके से कोई गर्डर होता है और उसका मेन बेस ये है, और उसके अंदर ऐसे वर्टिकल पोस्ट होती हैं ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से वर्टिकल पोस्ट होती हैं उसके अंदर। इन वर्टिकल पोस्ट को अपन, ये कंप्रेशन मेंबर होती हैं, वर्टिकल पोस्ट को अपन क्या बोलते हैं, इन्हीं को कंप्रेशन मेंबर को ही अपन वर्टिकल पोस्ट बोलते हैं। और ये दूसरे साइड में इसकी ब्रेसिंग होती है इस तरीके से। और एज ए टू रूफ ट्रस के तौर पे भी अपन ट्रस के भी अपन इनको काम में लेते हैं। जब ये रूफ ट्रस के तौर पे अपन इनको काम में लेते हैं, इनको इंक्लाइंड मेंबर को, तो इनको स्ट्रट बोलते हैं। जैसे सपोज करो ये आपका कॉलम है और इसके अंदर मैंने लेसिंग कर दी इस तरीके से, ये ये तो ये स्ट्रट की तरह भी काम में कर रहा है, इनको अपन स्ट्रट बोलते हैं। ये कंप्रेशन मेंबर ही है और स्ट्रट के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और बूम क्या होगा, जैसे बूम सबको पता है कि अगर एक ये आपके क्रेन है, क्रेन के अंदर जो बूम होती है वो एज ए वर्टिकल मेंबर भी काम करती है, इंक्लाइंड मेंबर भी काम करती है, तो वो एज कंप्रेशन मेंबर की तरह एक्ट करती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बूम बोलेंगे। तो ये इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि आपका बूम क्रेन में बोलते हैं, स्ट्रट आपका रूफ ट्रस के अंदर जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं, और पोस्ट अपन ब्रिज के अंदर जो कंप्रेशन पर उनको बोलते हैं, स्टेंशन या जो बिल्डिंग के अंदर जो अपन आपके सेक्शन यूज करते हैं स्टील के, रोड स्टील सेक्शन, उनको अपन स्टेंशन बोलते हैं। कॉलम क्या होगा, कॉलम जो आरसीसी के जितने भी आपके कंप्रेशन मेंबर हैं बिल्डिंग के अंदर, उनको अपन कॉलम बोलते हैं। अब जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मोड ऑफ फेलर ऑफ कॉलम क्या होता है, कॉलम है वो आपका एक्सेल लोड में फेल हो सकता है। और वो निम्न उसे क्राइटेरिया कौन से अलग अलग क्राइटेरिया फेल होने के, जैसे क्रशिंग है, क्रशिंग में मैंने बताया कि शॉर्ट लेंथ के जितने भी आपके कंप्रेशन मेंबर होते हैं, वो आपके जितनी भी कंप्रेशन फोर्स लगता है, यदि उसका एरिया उसे डिवाइड कर दें अपन, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो अपने को एक स्ट्रेस मिल जाएगी, उस स्ट्रेस के अंदर, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के अंदर वो फेल हो जाता है। एक तरीके से कहें तो वो क्रशिंग के अंदर फेल हो जाता है। और जिससे क्या होता है, उसकी परमिशिबल जो स्ट्रेस होती है क्रशिंग की, उस वैल्यू से यदि वो क्रॉस कर जाता है P/A यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो वो क्रशिंग में फेल हो जाएगा। बकलिंग में क्या होगा कि एक्सेल लोडिंग देते हैं लेकिन वो एक इलास्टिक इंस्टेबिलिटी होती है, यानी वो बीच में से बकल हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो उस केस में जो कॉलम यदि फेल होता है उसको अपन क्रिटिकल लोड बोलते हैं। उस क्रिटिकल लोड के कारण ना वो इलास्टिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है कॉलम के अंदर, और वो बेंडिंग, एक्सेसिव बेंडिंग स्ट्रेस के कारण वो सेक्शन ऑफ बकलिंग में फेल हो जाएगा। थर्ड ये हो सकता है कि बकलिंग और क्रशिंग दोनों ही हो, यानी क्रशिंग के अंदर भी फेल हो सकता है और बकलिंग दोनों मिला के भी फेल हो सकता है। ऐसे कॉलम होते हैं वो मिक्स्ड मोड में फेल होते हैं, जो कि इंटरमीडिएट टाइप के कॉलम्स होते हैं, और इनको मिक्स्ड मोड ऑफ फेल कहते हैं। प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो कई कॉलम इसी तरीके से फेल होते हैं। क्रिटिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्रिटिकल इक्विलिब्रियम एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपने को समझने के लिए अपने क्रिटिकल इक्विलिब्रियम बारे में स्टडी कर रहे हैं, कि यदि कोई बॉल है, यदि अपन उस बॉल को अगर स्टेबल रखते हैं, तो स्टेबल रखने के लिए जैसे अपन कर्ड पार्ट में उसको रख देते हैं तो दोनों साइड डिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो वापस उसी जगह पोजीशन में आ जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है ये। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में यदि प्लेन एरिया में कोई बॉल रखी है, यदि आप उसको थोड़ा सा मूव करते हो साइड में या उधर, तो वो अगर नई पोजीशन गेन कर लेती है। और थर्ड ये है कि यदि आपका कोई कर्व्ड पार्ट ऊपर उठा हुआ है, उसके ऊपर बॉल होगा, इसको थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट करें तो ये बॉल अनस्टेबल होकर गिर जाती है। इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यही कंडीशन आपकी कॉलम में होती है। यदि क्रिटिकल लोड से कम लोड होता है तो हमेशा कॉलम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। इसका मतलब यदि उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करने के लिए, पुश करने के भी लेटर में सोचोगे, तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, जैसा कि ए पोजीशन में। और यदि
क्रिटिकल लोड के बराबर लोड लगा देंगे तो वो एक तरीके से न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा, जैसे प्लेन में एक बॉल रखी है, उसमें यदि अपन थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट करने के लिए लेटरल डिफ्लेक्ट का फोर्स लगाएंगे तो वो जिस पोजीशन में चला जाएगा उसी पोजीशन में रह जाएगा, वो एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो जाएगी। लास्ट और थर्ड देखेंगे, यदि क्रिटिकल लोड से बहुत ज्यादा लोड दे देते हो तो वो अनस्टेबल पोजीशन होती है, उस केस में वो बकलिंग के अंदर क्रैश, बकलिंग के अंदर फैली हो जाता है, यानी अनस्टेबल पोजीशन रहेगी उसकी हमेशा। अब बकलिंग फेलियर में अपन यूलर्स थ्योरी को देखेंगे। यूलर्स थ्योरी क्या कहती है? यूलर्स थ्योरी कहती है कि आपके पास एक आइडियल कॉलम है, और उस आइडियल कॉलम उसने लिया है यूलर्स थ्योरी ने इसको प्रूव करने के लिए, और ये बताया कि क्रिटिकल लोड की पोजीशन अपन कैसे निकाल सकते हैं बकलिंग के केस में, यानी बकल्ड शेप के केस में यदि कोई कॉलम जो कि लॉन्ग कॉलम और बकलिंग में ही फेल होता है, उस केस में यूलर्स थ्योरी काम में करती है। तो कॉलम जो अज्यूम किया है उसमें जम्पसन जो लिए इसने वाले यूलर्स थ्योरी ने, वो क्या क्या लिए पहले देखो। उसने क्या कहा कि एक ऐसे कॉलम को अज्यूम करते हैं जो एक्सियली लोडेड होता है, यानी उसके सेंट्रोइड के क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड पे ही लोड वर्क करना चाहिए। पहला तो उसने ये मान लिया, तब ये थ्योरी आपकी यूलर्स थ्योरी वैलिड रहेगी। दूसरा उसने ये माना कि जो कॉलम है वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, यानी उसके अंदर हुक्स का लॉ फॉलो होगा, यानी हुक्स का लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहेगी। थर्ड उसने क्या माना कि जो कॉलम है वो परफेक्टली स्ट्रेट रहेगा, यानी बिल्कुल एकदम, अगर आपका जो एक्सेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, इसमें कोई भी बीच में से हल्का सा भी एक्सेस वो बेंड नहीं हुई। फोर्थ उसने लिया कि उसके अंदर होमोजेनस क्वालिटी होनी चाहिए, यानी उसके सभी पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, और उसमें उसका उसकी प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर, सभी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसे कॉलम को उसने क्या किया कि ऐसे कॉलम को उन्होंने कहा ये आइडियल कॉलम है, जिसके ऊपर उसने टेस्ट किया, और ये मान लिया कि दोनों जो बोथ एंड्स हैं उसने हिंज्ड रिपोर्ट ले लिए, यानी उसने एक ऐसा कॉलम अज्यूम किया जो कि आपको ऊपर दिखा रहा हूँ मैं। आइडियल कॉलम जो उसने अज्यूम किया कि दोनों तो हिंज्ड है, पहली शर्त। फिर ये आपका इसमें एक्सक्लूडेड वर्क करेगा, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये कॉलम है होमोजेनियस प्रॉपर्टी का रहेगा, ठीक है। फोर्थ शर्त है ये स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से उसने कुछ प्रॉपर्टी अज्यूम कर ली, और उसको उसको मान लिया कि ये एक तरीके से आइडियल कॉलम है। उसके अंदर जब उसने क्रिटिकल लोड से ज़्यादा लोड लगाया, या क्रिटिकल लोड के बराबर लोड भी लगाया, तो उसको एक डिफ्रैक्शन मिला बीच सेंटर के अंदर डेल्टा। तो उसने मान लिया कि यदि एक्स डिस्टेंस के अंदर यदि वाई का डिफ्लेक्शन आता है, तो उसके लिए उसने एक फॉर्मूला निकाला, और उस फॉर्मूले को उसने यूज किया। तो उसने देखो क्या किया, पहले तो ये समझ लेते हैं। उसने टोटल एक्सल लोड पी है वो जो कि कॉलम में है लगाया, और उसमें देखा कि कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, जबकि उसने टोटल एक्सल लोड पे एक छोटा सा स्मॉल लोड लगाया था, ठीक है। तो इस केस में वो एक तरीके से कहें तो एक इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। एक्शन लोड को जरूर थोड़ा थोड़ा उसने ग्रेजुअली इंक्रीज किया, और एक पोजीशन ऐसी आ गई जिसमें उसने क्रिटिकल लोड के बराबर लोड लगा दिया, और वो बैंड हो गया बीच में से कॉलम, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था। वो एक आपकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई, ठीक है। इस केस में उसने देखा कि कॉलम है वो बैंड हो जाता है, बकल हो जाता है। किस डायरेक्शन में होता है? उस डायरेक्शन में होता है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होती है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, जैसे अगर अपन कॉलम देखें, तो अपन रेक्टेंगल कॉलम देखें तो उसके लिए उसकी वैल्यू होती है 1/12 बी इंटू डी की क्यूब। यदि अपन देखें बी इंटू डी, यदि डी की डेप्थ बी से कम है तब तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी। यदि अपन डी बी की क्यूब कर दें, और बी की वैल्यू अगर डी से कम है तो क्या होगा, बी की वैल्यू डी से ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू आई की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। तो यानी जो डी क्यूब वाला फैक्टर है, अगर यदि जिधर लेटरल डायमेंशन कम है उधर आई की वैल्यू मिनिमम रहेगी, और जिधर लेटरल डायमेंशन ज्यादा है उधर आई की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। तो इसका मतलब लेटरल डायमेंशन जिधर कम रहेगा उधर उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, तो जिधर मिनिमम वैल्यू आएगी उधर से वो बकल हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं, जैसे कि ये है, अगर मैं इसको ये कहूँ कि जैसे सपोज करो ये रेक्टेंगल पोर्शन है, ठीक है। और यदि अपन इसमें से एक तो एक्सेस ये लें, और एक एक्सेस ये लें, अगर अपन ये एक्सेस वाई वाई मान लें, ये इधर वाली, और ये एक्सेस एक्सेस मान लें,
तो अपन ने देखा अगर ये विड्थ बी है, सपोज करो ये विड्थ बी है, और ये वाली डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है वो आपके डी है, ठीक है। तो 1/12 इंटू बी डी की क्यूब अगर अपन करें तो आई एक्स एक्स आता है, आई एक्स एक्स में अपन अगर अपन देखें तो 1/12 बी डी की क्यूब अपने पास में फॉर्मूला आता है। अब आई वाई वाई लें तो क्या होगा, 1/12 डी इंटू बी की क्यूब रहेगा, ठीक है। तो अपन इन दोनों केस में देखेंगे कि अपनी आई मिनिमम वैल्यू आई वाई वाई आएगी, आई एक्सेस की तरह। तो जिधर मिनिमम वैल्यू आएगी उधर ही वो बैंट होगा, यानी बैंट हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा। इस केस में अपन देखें तो लेटरल डायमेंशन जिसकी कम होगी ना, उस साइड में वो बैंट हो जाएगा। तो आपको अगर कोई भी कॉलम है जिसको लोड कर दे हो आप, तो वो बैंट की साइड में होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जिधर लेटरल डायमेंशन उसकी कम रहेगी उस साइड में वो बेंड हो जाएगा। सर्कुलर के केस में ऐसा नहीं होता, सर्कुलर के केस में चारों तरफ से एक ही साइज होती है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में बेंड हो सकता है क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। बकल्ड शेप की बात करें तो क्रिटिकल, जिस क्रिटिकल लोड पे ये फेल होता है तो उसी को अपन क्रिटिकल लोड मान लेते हैं, बकलिंग लोड भी मान लेते हैं, यूलर लोड भी कह देते हैं उसी को। तो जिस क्रिटिकल लोड पे फेल होगा उसको बकलिंग लोड या यूलर लोड भी कह देंगे। और जिस स्मॉलेस्ट लोड पे बकल शिप मिल जाती है उसको अपन क्रिटिकल लोड भी बोल देते हैं। तो यूलर्स थ्योरी क्या कहती है, यूलर्स थ्योरी कहती है कि यदि आपके पास में ये फॉर्मूला है तो जो कि अपने पास में मूवमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, उस मूवमेंट वाले फॉर्मूले में यदि ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव साइन और मूवमेंट ऑफ एक्स डिस्टेंस पे मूवमेंट की वैल्यू उसके बराबर होता है। अब वापस अपन डायग्राम पे जाएं थोड़ी सी देर के लिए, और अगर अपन देखें कि एक्स डिस्टेंस के ऊपर यदि अपन वैल्यू निकालते हैं यूलर्स थ्योरी के केस में, ये देखो एक्स डिस्टेंस पे यदि अपन अगर कोई पी लोड निकालते हैं तो पी इंटू वाई इसका मूवमेंट हो जाएगा इस पोजीशन पे। तो इसने इसको माइनस पी इंटू वाई ले लिया क्योंकि मूवमेंट की वैल्यू उसने ये मान लिया कि इस केस में नेगेटिव है, ठीक है। इसके तो इसने इसका सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन है वो आपका डेरिवेशन है, वो आपका नहीं आएगा, डेरिवेशन का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको समझना है कैसे आया, इसका प्रूफ आपके लिए सिलेबस में नहीं है। और जब ये इक्वेशन को इसने सोल्व किया तो ये इक्वेशन ये से आई वाई इक्वल टू सी वन कोस एक्स अंडरूट पी अपॉन ई आई प्लस सी टू साइन पी अंडरूट पी अपॉन ई आई। और जब इसका सॉल्यूशन निकाला कि एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स डिस्टेंस यदि जीरो ले लेते हैं तो वाई का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, यानी एंड पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा, उस केस में सी वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और यदि बी पे जहाँ एक्स इक्वल टू एल ले लें वहाँ भी एंड पोजीशन पे वाई की डिफ्लेक्शन जो शेप है वो जीरो हो जाएगी। उस केस में अगर अपन देखें तो सी टू साइन एल अंडरूट पी अपॉन आई है वो जीरो हो जाएगा। तो साइन एल अंडरूट पी अपॉन ई आई को अगर अपन जीरो रखते हैं तो किस केस में जीरो हो सकता है, साइन की वैल्यू, जब साइन की वैल्यू जीरो हो, साइन की वैल्यू पाई हो, 2 पाई हो, एन पाई तक हो, तो अपन ये मान लेते हैं कि एन पाई पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो गया, एल अंडरूट पी अपॉन ई आई इक्वल टू एन पाई। और फिर एल स्क्वायर, अगर इसका अपन दोनों तरफ से अगर इसका स्क्वायर कर दें तो एल स्क्वायर पी अपॉन ई आई इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन देखें क्रिटिकल लोड की जो पोजीशन है उसका फॉर्मूला अपने को मिल जाता है पाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, जो कि एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अपन देखें यूलर्स थ्योरी से अपने को एक फॉर्मूला मिल रहा है, इस फॉर्मूले में अपन क्या कर रहे हैं कि अपने को क्रिटिकल लोड निकालने के लिए एक फॉर्मूला मिल रहा है बकलिंग के केस में, ठीक है। तो अपने को एक तरीके से बकलिंग के केस में ये फॉर्मूला मिल गया। पी इक्वल टू कितना है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। अब क्रिटिकल लोड में क्या है, मैंने जैसे बताया एंड कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अब आप कह रहे हो ये एन पाई है सर, ये एन इक्वल टू 1 2 3, कब लें, कब 1 लें, कब 2 लें, कब 3 लें। तो इसके अंदर बक्कल के जितने लूप बन जाएंगे उसके हिसाब से एन की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करो यदि एन की वैल्यू एक लूप बन रहा है बेंडिंग बेंडिंग का तो एन की वैल्यू 1 हो गई। यदि बकल शेप में 2 बार बकल हो रहा है इस तरीके से तो एन की वैल्यू 2 हो गई। और यदि इसमें 3 तरीके से बकल हो रहा है बकल शेप में तो ये एन की वैल्यू 3 हो गई। तो 3 करें तो 9 हो जाएगी, 2 करेंगे तो 4 हो जाएगी, 1 करेंगे तो 1 हो जाएगी। ऐसा कब पॉसिबल है, जैसे लॉन्ग कॉलम है, लॉन्ग कॉलम में अपन ने बीच में एक छत डाल दी और एक बीम से उसको अटैच कर दिया, ऊपर नीचे कॉलम फ्री है, तो
बीम वायर से जहां से अटैच है वो बकल नहीं होगा, और ऊपर नीचे वो बकल हो जाएगा, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। ब्रेस्ड कॉलम जो होते हैं जिनमें कॉलम को बीच बीच में अपन फिक्स्ड कर देते हैं, उस केस में ये आपके कॉलम की पोजीशन है वो इस तरीके से बकल में 1 से 2, 2 से 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर 3 स्टोरी बिल्डिंग ले और यदि कॉलम को दो जगह अपन रूफ से अटैच कर देते हैं, बीम से अटैच कर देते हैं, ब्रेस्ड कर देते हैं कॉलम और कॉलम को, तो फिर ये 3 जगह से अपने को बेंडिंग शेप इस तरीके से मिलेगी, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। उस केस में क्रिटिकल की वैल्यू 9 पाई स्क्वायर EI/L² होगी। ठीक है। अब अपन सपोज करो एन की वैल्यू 1 लेते हैं, तो क्रिटिकल लोड की वैल्यू है क्या आएगी, पाई स्क्वायर EI/L² आएगी। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि बकल शेप के लिए यूलर स्टोरी ने फॉर्मूला दिया कि क्रिटिकल लोड की वैल्यू कैसे निकालें। उसका फॉर्मूला क्या हुआ, पाई स्क्वायर EI/L², एन इक्वल टू वेन वैल्यू ले लेते हैं तो। अब बात यह है कि अपन ने इसके जैसे कि अजम्पशंस क्या लें, तो अजम्पशंस वही लेंगे जो अपन ने कंडीशंस फॉलो पहले करवाई थी कि कॉलम परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। लाइन ऑफ थ्रस्ट है जो इसकी वो एग्जैक्टली मैच से आनी चाहिए, मतलब लोडेड, एक्चुअली लोडेड होना चाहिए कॉलम। फ्लेजर रिजिडिटी EI और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म ही होगी, यदि वो स्ट्रेट भी रहेगा और होमोजीनियस भी रहेगा, उस केस में तो वो EI उसका यूनिफॉर्म रहेगा। और मटेरियल अब आइसोट्रोपिक होमोजेनियस रहेगा, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। और P इक्वल टू P है जो अज्यूम कर रहे हैं, वो आपकी बकलिंग वैल्यू है, वो आल डिग्री ऑफ लेजर के लिए ये P इक्वल टू P रहेगी। तो इस तरीके से उसने कुछ एजम्पशंस मान लिए कि भाई ये 4-5 एजम्पशंस हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें आप उसको नोट भी कर लेना। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो भी इसी तरीके से बनता है कि यूलर थ्योरी के जंक्शंस क्या हैं, यूलर थ्योरी के आपके लिमिटेशंस क्या हैं, ये क्वेश्चंस आपके बनता है। प्रूफ इसका नहीं मांगा जाएगा, फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। P इक्वल टू क्रिटिकल लोड के लिए N² पाई स्क्वायर EI/L² होता है। यदि हिंज केस में इसकी वैल्यू अगर अपन एक ही दोनों साइड हिंज है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। और मतलब बकलिंग का लूप एक बनेगा, तो हिंज की कंडीशन की बात नहीं है, बकलिंग का एक लूप बनना चाहिए तब एन की वैल्यू बनना, तो पाई स्क्वायर EI/L² हो गया। ये एल जो है वो एल इफेक्टिव है। एल इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव स्पान जो है उसका जो है उसको अपन ने एल लिया है। यूलर्स फॉर्मूला है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, एक तो क्या है, इसने आइडियल कॉलम मान लिया। इसने मान लिया कि कोई भी जो है लोड वो एक्सेल लोडेड होगा, एग्जैक्टली एक्सेल लोडेड होगा। ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं पाता प्रैक्टिकल कि कोई भी कॉलम हो एग्जैक्टली एक्सेल लोडेड ही हो। कॉलम को बिल्कुल सेंटर पे एक्सेल लोडेड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इसकी कंडीशन लिमिटेशन है यूलर फॉर्मूले की, कि कॉलम शुड भी स्ट्रेट होना चाहिए। अब स्ट्रेट कॉलम है वो आपका नॉर्मली अगर प्रैक्टिकली देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रह पाता है। अगर आप RCC कंस्ट्रक्शन में भी देखते हो तो कॉलम को बिल्कुल स्ट्रेट, एग्जैक्टली स्ट्रेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और नोट अकाउंट डायरेक्ट स्ट्रेस, इसने क्या है कि इसने जो अपन क्रशिंग के फॉर्मूले में जो P इक्वल टू PA निकालते थे, उसको इसने कंसिडर ही नहीं किया है बिल्कुल, कि क्रशिंग की स्ट्रेस के वाले चीज को तो इसने कंसिडर ही नहीं किया। हाँ ये है कि इसके अंदर जो क्रिपलिंग लोड आता है, क्रिपलिंग स्ट्रेस आती है, वो क्रशिंग स्ट्रेस से उसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी। यानी जो अपन ने क्रिटिकल लोड निकाला है उसकी वैल्यू क्रशिंग स्ट्रेस से हमेशा कम रहेगी। तो इस फॉर्मूले से अगर अपन देखें तो क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू, अगर क्रिपलिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्रशिंग स्ट्रेस से कम होगी तो क्रिपी जो अगर PE अपन जो वैल्यू निकालते हैं यूलर्स थ्योरी को, उसको एरिया से डिवाइड कर दें अपन, तो पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर A आ जाता है। और इसी फॉर्मूले को यदि एरिया को अगर अपन आई मिनिमम जो है, सॉरी, उसको अपन लिख दें A × K मिनिमम का स्क्वायर, के जहाँ क्या रेडियस ऑफ जायरेशन है, यदि इसको यहाँ अपन पुट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इस वाले फॉर्मूले में। और अपन अगर L/E/K को लैम्डा मान लेते हैं, लैम्डा क्या है वहाँ पे, सिलेंडरनेस रेशियो है। तो ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो पाई स्क्वायर E/λ² लेस देन इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस होता है। इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं, और यदि स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए सिग्मा C की वैल्यू अगर 330 Nm/m² पुट कर दें और E की वैल्यू 2.02 × 10⁵ पुट कर दें,
तो पता चलता है कि जिन मेंबर का सिलेंडरनेस रेशियो 79.25 से ज़्यादा होता है, यानी 80 से ज़्यादा होता है, उसी केस के लिए यूलर फॉर्मूला वर्क करता है। यानी अगर इससे नीचे अगर सिलेंडरनेस रेशियो हुआ तो यूलर फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। कुछ आइडियल एंड कंडीशन है जो कि आपको इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए काम में आती है, जो कि यूलर्स फॉर्मूले में अपन अलग अलग पुट करते हैं। जैसे डिपेंड करता है पोजीशन रेस्ट्रेंट, मैंने पहले भी बताया था कि एंड की पोजीशन यदि उसको फिक्स कर दिया जाए, या उसको रोटेट नहीं होने दिया जाए, या उसको डिस्प्लेस नहीं होने दिया जाए, दो कंडीशन है। तो दो कंडीशन के बेस पे अपन किसी भी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू निकालते हैं। एक तो अपन ने पोजीशन रेस्ट्रेंट कर दी, यानी डिस्प्लेस तो नहीं होगा एंड से। दूसरा अपन ने क्या कर दिया, उसी एंड को अपन ने डिस्प्लेस तो नहीं होगा लेकिन रोटेट हो सकता है। जैसे हिंज के केस में, हिंज के केस में क्या किया कि ये इधर नहीं जा सकता लेफ्ट राइट, लेकिन ये घूम सकता है। तो हिंज के केस में जैसे अपन ने यूलर थ्योरी में अपन ने कंसिडर किया, तो फॉर्मूला में एल इफेक्टिव की वैल्यू एल ही आएगी। ठीक है। दूसरा केस अपन ने क्या कर दिया, एक एंड फिक्स कर दिया, दूसरा एंड फ्री कर दिया, मतलब बिल्कुल भी ऊपर ना हिंज किया ना फिक्स किया, लोड लगाया। जैसे अपन ने लोड लगाया तो उसकी इफेक्टिव लेंथ डबल हो जाएगी, एल तो 2L हो जाएगी। ठीक है। और यदि दोनों एंड को फिक्स कर दें तो आपने देखा कि बीच में बकल वाली पोजीशन है वो आपकी, उसके जो पॉइंट आते हैं काउंटर फ्लेक्सिबल पॉइंट, वो अलग अलग आते हैं, दो जो L/2 डिस्टेंस पे आते हैं, जो ही उसकी इफेक्टिव लेंथ काउंट होती है। तो यदि दोनों एंड फिक्स कर दें तो इफेक्टिव लेंथ है वो टोटल लेंथ की आधी हो जाएगी, एल है तो L/2 हो जाएगी। और यदि इसी तरीके से एक एंड को फिक्स कर दें और एक एंड को हिंस्ड कर दें, उस केस में इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू L/√2 हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि एंड कंडीशंस को चेंज करने के ऊपर ऊपर ही इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब आयलर फॉर्मूला में अपन ने क्या कर रखा है, एल इफेक्टिव तो ले रखा है। तो पहले केस में जैसे एल इफेक्टिव की वैल्यू एल है, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ, पाई पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर है, तो एल इफेक्टिव एल ही हो गया। लेकिन वन एंड में यदि कॉलम को फिक्स कर दें और एक एंड फ्री कर दें, तो उस केस में एल इफेक्टिव 2L हो जाती है। तो उस केस में अपना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ, 2L रख दिया, एल इफेक्टिव की वैल्यू 2L रखते ही अपने पास में क्या हुआ, एल इफेक्टिव की वैल्यू 4L² हो गई। तो इस तरीके से अपन देखा कि फॉर्मूला भी चेंज हो गया, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L² हो गया। केस थर्ड में पर देखें तो एल इफेक्टिव की वैल्यू L/2 हो जाती है, तो एल इफेक्टिव की वैल्यू L/2 रखते हैं तो 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। केस थर्ड कौन सा था अपना, L/2, जब दोनों एंड फिक्स्ड हो तब। यदि एक एंड फिक्स्ड हो और एक एंड फिक्स्ड हो, तो उस केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू L/√2 हो जाती है। उस केस में फिर L/√2 पुट करते हैं तो जो क्रिटिकल फॉर्मूला है, क्रिटिकल लोड का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि कॉलम के डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए क्रिटिकल लोड की वैल्यू भी आपकी अलग अलग हो जाती है।